एमएनसी के लिए वर्क करता था। अच्छा। मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है सेल्स में और उसी में काम करता था। टिल अगस्त लास्ट तक तो ये बीमारी का घर होता है। अच्छा। किसी भी डेयरी फार्मर के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जगह हाथ डाल के चेक करते हैं कि पैरों में कहीं कोई जख्म तो नहीं है, कोई कैटल हाँफ तो नहीं रही है, किसी को बुखार तो नहीं, कोई खा तो नहीं रही है, तो सबको देखते हैं। जो डॉक्टर साहब आते हैं उन पे भी ध्यान दें, उनका सीमेन लगाने का तरीका क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ उंगली से तापमान चेक करके सिर्फ दूध बढ़ता है, बल्कि दूध की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत बरकरार रहती है। अच्छा। मेरे कस्टमर कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वो दूध दो बार के बड़े बड़े खिलाड़ी भी यही कहते हैं कि इसमें एक स्टार्ट बटन तो है, आप शुरू तो आसानी से कर लोगे, लेकिन इसमें बैक आने का कोई बटन नहीं है। अच्छा, बैककार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, और इस आजमगढ़ जिले में आप देखेंगे यहाँ पे काफी शानदार, काफी बड़ा डेयरी फार्म है। पंजाब की तरह डेयरी फार्म इन्होंने बना रखा, और एक युवा एमएनसी में जॉब छोड़ करके अचानक डेयरी फार्म में आ गए हैं, और उनके साथ क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या परेशानी हुई, उन्होंने काफी लंबी बातें बताई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, और आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको वीडियो मिलता रहे। मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोलने वाला हूं, आप इस युवा से सुने और इनकी परेशानियों को समझे, इन्होंने क्या बताया ये चीज समझे, तब आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और किस तरह से करनी चाहिए डेयरी फार्मिंग, ये चीज भी इन्होंने बता रखा है, कैसे नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें इन्होंने बता रखा है। तो प्लीज आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव, ग्राम ददरा, पोस्ट टीकापुर, तहसील निजामाबाद, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का निवासी हूँ तथा फौजी डेयरी फार्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहले मैं आपके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर लोग बनाने से डरते हैं। क्या इसकी खासियत है और कितनी इसका लेंथ है, कितना हाइट है, ये सारी चीज़ आप बताएंगे। सर देखिए, मॉडर्न डेयरी फार्म्स को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, तथा जो भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं जो कैटल्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट जनरेट करती हैं, जिसकी हर डेयरी फार्मर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस हिसाब से इस डेयरी फार्म को बनाया गया है, जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है। 1-2 महीने में इसका काम और कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्स 60-65 फीट के आसपास है, और विड्थ हमारी 45 to 48 है। अच्छा। तो और ये आपका एरिया कितना एरिया में आपने ले रखा है? एरिया मान चलिए पूरा जो हमारा फार्म है लगभग 2 बीघे में है। अच्छा। और जिसमें से कि 16 to 45-50 के आसपास की इसकी डायमेंशन जिस शेड में आप खड़े हैं, प्लस इसकी हाइट जो हमने सेंट्रल हाइट है वो 18 फीट है। अच्छा। और जो नॉर्मल हाइट है वो 16 फीट रखी गई है। स्लैंट हाइट जो 16 फीट है। और ये जो जगह है ये कितने फीट है आपने ले रखा है? ये जो फीडिंग एलाई बनाई गई है ये अप्रॉक्स 30 फीट है अभी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बजट बैलेंस करने के लिए इसको कम बनाया गया था। जिसके हिसाब से इसको 16 to 35 के अप्रॉक्स का है, जो कि अभी करंट फीडिंग एलाई है। एक तरफ का आप देखिएगा तो ये एलाई से लेके यहाँ से लेके वहां तक की 15 फीट की डिस्टेंस है, जिसमें एक कैटल के लिए 10 फीट की अप्रॉक्स चाहिए होती है। 3 फीट उसको जगह होनी चाहिए खड़े होने के लिए, और 15 फीट की जगह हमने एक्स्ट्रा दी है ताकि उसको और कंफर्टेबली, क्योंकि विंटर में हमको कैटल्स को अपने कवर करके ही बैठाना पड़ता है ठंड से बचाने के लिए। तो और ये बीच वाला कितना है? ये बीच वाला 13 फीट का है, जिसमें 1.8 फीट की 1.8 फीट की इधर हमारी फीडिंग एलाई है, जो कि ओपन एलाई है, फीड सिस्टम है, ताकि कैटल्स को हम अपने नेचुरल फीडिंग सिस्टम प्रोवाइड करा सकें, जिस तरह से वो जनरली फॉरेस्ट में। और ये उस साइड वाला भी कितना है? दोनों 1 इक्वल है सब टोटल। बस ये है कि 1.8 फीट की ये एलाई है, और ये जो अंदर से चारा डालने की जो जगह है ये लगभग 8 फीट की है। और ये जो आपने लगा रखा है इसका कितना हाइट? इसकी हाइट 55 इंचेस है और कितना 18 इंचेस 18 इंच। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, क्योंकि पहली बार शेड बना रहे थे और जो बंदे थे यहाँ पे नए लोगों से काम करवाना था, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं थे वो। लेकिन करवाना जो भी हमारे पास सूटेबल एनवायरनमेंट में लोग थे उन्हीं से हमने करवाया है। कोई ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज लोगों को लेके आए यहाँ पे, तो उसी से बनवाया गया अपने हिसाब से सब। तो थोड़ा प्लस माइनस हुआ है, जिसको अगली बार सही कर लिया जाएगा। और ये बाहर वाला एरिया जो आप ले रखे ये कच्चा मिट्टी का रखा गया है, वो इस कॉन्सेप्ट पे रखा गया। बलुई मिट्टी यहाँ पे डाली गई थी ताकि मैक्सिमम जो हमारी कैटल्स जैसे प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको स्लैंट हाइट में रखना सही नहीं होता है। तो ऐसा जो हमारे वेटनरी डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी कहा था, तो इसलिए कच्चे एरिया को रखा गया है, ताकि जो कैटल्स हमारी प्रेग्नेंट होती है, जो नई आती है, उनको हम यहीं रहते हैं, सीधे फीडिंग एलाई पे उनको नहीं कराते हैं। वो टोटली यहाँ के हिसाब जब एक्लेमेटाइज हो जाती है उसके बाद इनको फीडिंग एलाई में शिफ्ट करते हैं।
तो अब हम थोड़ा सा आते हैं, जैसे आपने शुरुआत कब किया था इस फार्म का? सर इस फार्म की शुरुआत तो आज से 20 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन इस पे काम शुरू हुआ है पिछले साल अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर जी। तो जैसे स्टार्टिंग किया था आपने, तो क्या इतने बड़े स्ट्रक्चर से किया था, छोटे से किया नहीं था? नहीं, ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको दिख रहा है, यहीं से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, यहीं से स्ट्रक्चर ये और बड़ा प्लान था, लेकिन बस कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से हमें थोड़ा छोटे पे स्टार्ट करना पड़ा है, और होपफुली कि ये नवंबर दिसंबर आते थे पूरा फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे स्ट्रक्चर आप कितने पशु आपने लाया था सर? स्टार्टिंग में हम सिर्फ 8 कैटल्स लेके आए थे। अच्छा, 8। कहाँ से लेकर के आए थे? पंजाब से। पंजाब से। जी। तो क्या पंजाब से पशु यहाँ पे आई तो स्टेबल कर गई कि कुछ परेशानी? नहीं नहीं, हुआ? ट्रैवल के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक्चुअल में ट्रैवलिंग जो इतना पड़ जाती है, क्योंकि हमारे लोकल एरियाज में कई बार होता है कि इतने अच्छे कैटल्स अवेलेबल नहीं होते, और होते भी तो हमें जानकारी नहीं होती है। तो स्टार्टिंग तो हमको पंजाब में मूव करना पड़ा था, वहां से लेके आए। बीच में एक ट्रैवलिंग स्ट्रेस के चलते कैटल हमारी खराब भी हो गई थी, 10-15 दिन बाद वो खत्म हो गई थी, लेकिन बाकी रिमेनिंग 7 कैटल्स हमारे यहाँ अच्छे से एक्लिमेटाइज हो गई और सब अच्छे थे। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे 4 कैटल और बढ़ाई, फिर उसके बाद 2 कैटल और बढ़ाई। इसलिए मतलब जैसे जैसे हमारा मिल्क साइकिल कम होता है, वो उसको पूरा करने के लिए हम लोग कैटल बढ़ाते रहते हैं। और मिल्क साइकिल कम होता है तब मतलब कितने दिन के बाद? मान चलिए हर दूसरे महीने पे हमारी 2-3 कैटल हम बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हर एक 2-3 महीने पे। अभी जो तो- पहले लॉट की कैटल्स आई थी वो लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट भी हैं, हाँ। और उनका जो दूध है जस्ट उनके पीक के हिसाब से आधा हो गया है। तो अभी उसको कवर करने के लिए हमने लेटेस्ट अभी पिछले हफ्ते 2 कैटल्स लेके आए। अच्छा अच्छा। जैसे इसमें कि अभी जल्दी 10 दिन पहले बच्चा दिया इसने, और एक ये वाली कैटल है ब्लैक वाली, अच्छा अच्छा। ये थोड़ा हाइब्रिड में है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म था। जी। पंजाब से डायरेक्टली इतना हैवी पशु लेके आना इजी नहीं होता है। पहले आप क्या करते हैं ये पहले बताइएगा। मैं इससे पहले एक एमएनसी के लिए वर्क करता था। अच्छा। मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है सेल्स में, हाँ। और उसी में काम करता था। बट कोविड के बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि मुझको अपने यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट में मूव करना पड़ा। सोचा फिर यहीं कुछ करते हैं, तो उसके बाद से हमने यहाँ पे काम शुरू किया। तो जैसे अनुभव तो था नहीं, एमएनसी में आपने काम किया था जो कि 9 to 5 जॉब माना जाता है, और डायरेक्ट आप डेयरी फार्म में आए। मैंने देखिए अनुभव की बात अगर करें तो ऐसा नहीं कि पशुओं के साथ हमारा जीवन है कि हम लोग यूपी और आजमगढ़ में एक गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे कि खेती सबसे प्रमुख साधन है। कोई इंसान चाहे सरकारी जॉब कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, वो खेती जरूर करता है, और उसके साथ साथ पशु जरूर रखता है। अच्छा। तो जब तक पढ़ाई चली तब तक तो गांव पे थे, घर पे थे, तो वहाँ पे भी पशुओं के साथ हमने काफी काम किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। गाय हमेशा 1-2 रही है। जी जी। तो बस ये कि मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से हम लोगों ने नहीं जानकारी पहले इकट्ठा की। 1.5-2 साल मैं गया, गुजरात से लगा, पंजाब लगा, हरियाणा, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा मुझको ट्रैवलिंग बहुत मिलती थी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से बहुत जगह विजिट किया, सीखा। 1.5 साल करीब जानकारी इकट्ठा की, क्या कैसा होना चाहिए, कैसी कैटल्स, उनका कैसा फीड मैनेजमेंट होना चाहिए। हाँ। मेरे मैं एक सीएलए हैं श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हाँ। भैया भी लगते हैं मेरे, वो उनके टच में करीब मैं 1.5 साल से लगातार इसी बारे में जानकारी लेता रहा, कैसे क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जी, जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वहाँ से फिर हमने प्लान किया कि अब बस स्टार्ट करना है। उसका स्टार्ट किया और सही भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चैलेंजेस बहुत आते हैं, हाँ। आपको लगता है आज सही चल रहा है लेकिन कल कुछ बिगड़ जाएगा, तो वो सब चीजें लगी रहती हैं। हाँ। ये तो लेकिन बिल्कुल manageable डेयरी होती फार्म है। में तो मतलब ये चीज होता है कि आज सही चल रहा है कल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल लाइव स्टॉक है। हाँ। जैसे हमारी कोई गारंटी नहीं, वैसे जानवरों की भी कोई गारंटी नहीं होती है। जी जी जी। लेकिन बस ये कि आपको लगे रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये तो चीज है कि 24 घंटा लगे रहना जी, पड़ता है। उसके बाद जैसे कोई परेशानी जैसे रोग वगैरह को लेकर के, और किस महीने में ज्यादा परेशानी आपको महसूस हुआ ये भी 1 साल में? सर चीज़ ये आप जान लिया कि बताइए। मई से लगाए टिल अगस्त लास्ट तक तो ये बीमारी का घर होता है। अच्छा। किसी भी डेयरी फार्मर के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम मुझे लगता है यही होता हाँ। है। मैं जितने भी डेयरी फार्मर से मिला हूँ, इवन जो मैंने भी महसूस किया जी, जी। कि मेरी जो गाय कभी बीमार नहीं होती थी, वो भी इस सीजन में बहुत बीमार हुई हैं। जो कभी बीमार नहीं तो वो इतना बीमार हुई है कि मैं परेशान हो गया। अच्छा। लेकिन ठीक है, ये सब चैलेंजेस आते रहे, 2 महीने की बात है, फिर अच्छे दिन आएंगे। हाँ, हाँ। वो सारी चीजें लगी रहती हैं, तो उसी के हिसाब से कुछ चल रहा है, और फाइनली हम उन सब चीजों से रिकवर हो चुके हैं। अच्छा। 2 महीने के चैलेंजेस से अच्छी बात है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे यहाँ। ये सबसे बेटर पार्ट था, संभाल लिया गया सबको। तो थोड़ा सा रिकवर कैसे हुए ये चीज आप बताइएगा, क्योंकि रिकवर ये जरूरी देखिए, चीज़ है लोगों को इनको जानना। हीट स्ट्रेस होता है, उस हीट स्ट्रेस से बचाने में मेरे शेड ने बहुत बड़ी मदद की यहाँ पे। अच्छा। जिस हिसाब से हमने शेड बनाया था कि यहाँ पे कितना भी गर्मी होती थी, उमस कम होती थी। अच्छा। जब ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है तो कैटल्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस उसके साथ मेरे जो यहाँ पे लोग हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, मेरे गाँव के मेरे अपने लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। जी जी। और इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। इन लोगों का सुबह से ही काम होता है कि सारे कैटल्स को पहले मॉनिटर करते हैं, एक एक जगह हाथ डाल के चेक करते हैं कि पैरों में कहीं कोई जख्म तो नहीं है, कोई कैटल हाँफ तो नहीं रही है, किसी को बुखार तो नहीं, कोई खा तो नहीं रही है, तो सबको देखते हैं। चीज तो आपने बताई। जी। तो अब मुख्य समस्या है जो पंजाब वगैरह की, या मैंने बहुत सारे डेयरी पे देखा भी है, एक रिपीट प्रॉब्लम
जो कि अक्सर हमने देख रखा है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ 1 साल के अंदर नहीं हुआ? नहीं सर, बिल्कुल हुआ है। रिपीट प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ भी हुई है। 2 महीने तक लगातार कैटल्स रिपीट करती गई, लेकिन उसके लिए 2 चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहली चीज तो ये कि जो हम गायों को फीड करा रहे हैं, अच्छा फीड हमारे पास होना चाहिए। अगर अच्छा फीड है और अच्छा हरा चारा है तो रिपीट की प्रॉब्लम्स कम आती हैं। उसके साथ आपको मिनरल मिक्सचर जरूर से होता है, कंपल्सन है कि आपको देना ताकि आपको रिपीटेड प्रॉब्लम ना मिले। उसके बावजूद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक जानकार डॉक्टर का आपके पास होना। अच्छा। सीमेन लगाना आसान काम दिखता है बाहर से कि आपने अंदर से पेट में हाथ डाला, नार भी पकड़ ली उसकी और उसको सीमेन इंजेक्ट कर दिया, लेकिन उस बीच में वो सीमेन सही है कि नहीं है, स्ट्राइक किया कि नहीं किया, सारी चीजें देखना पड़ती है। तो एक बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है। मुझको मिलने में ऐसे डॉक्टर साहब थोड़ा सा डिले हुए, लेकिन अब वो एक ही बार में उनके सारे कैटल्स मेरी जो भी पहले लॉट थी सब प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट हो चुकी है? जी बिल्कुल प्रेग्नेंट। कितने दिन 4 महीने 5 महीने मतलब प्रेग्नेंट हुई थी? मैं सोचा था कि 3rd मंथ तक तो मेरे सारे कैटल्स को मैं इंसेमिनाइजेशन करवा दूंगा, लेकिन 2 महीने लगभग रिपीट हुई हैं। और जहां तक मैं जानता हूं कि वो सही से सीमेन न लगा जाने की वजह से भी हुआ था। ये भी बहुत बड़ा रीजन है। हमारे किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि हम मिनरल मिक्सचर भी दे रहे हैं, अच्छा खिला भी रहे हैं, तो आपके जो डॉक्टर साहब आते हैं उन पर भी ध्यान दूंगा सीमेन लगाने का तरीका क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ उंगली से तापमान चेक करके सीमेन को गर्म पानी में डाल देते हैं। यार ये सब बिल्कुल गलत है। आप किसानों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जब तक आप कंफर्म ना हो, श्योर ना हो कि, क्योंकि फ्रोजन फॉर्म में पड़ा रहता है सीमेन ना, उसको स्ट्राइक करने के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अब वो टेम्परेचर आप फिंगर से कैसे बता सकते हो? उसमें तो थर्मामीटर लगा नहीं है, तो एटलीस्ट उसको आप चेक करो। और ये किसान भाई जो भी अपने सीमेंस लगवाते हैं वो जरूर ध्यान दें कि जिससे भी सीमेन लगवा रहे हैं वो पानी का तापमान चेक करे, तभी जाके वो जो उसमें सीमेंट फ्रोजन फॉर्म में जमा होता है वो स्ट्राइक करेगा, वो जीवित होगा और फिर जाके वो काम करेगा। नहीं तो सीमेंट गया बेकार ही करेगा, वो नुकसान ही करेगा, फायदा कुछ नहीं करेगा और आपकी गाय रिपीट ही होगी। और दूसरा, यूरिया रहित खाना इनको ज्यादा दीजिए आप। ज्यादा पर मैं आने वाला था कि जो फीड वगैरह आप क्या देते थे, क्या दे रहे हैं? जी। कितने बार आपने चेंजेस किया, थोड़ा सा पूरा बताएंगे? देखिए अभी फीड के नाम ले लूंगा तो होता है बहुत से कंपनी वाले नाराज जाएं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि लोकल में जो भी फीड्स अवेलेबल रहती हैं उसमें से बहुत कम ही ऐसी फीड्स हैं जो काम करती हैं। अभी मैं तो जानकारी के लिए पंजाब में भी गया हुआ था, वहां पे भी देखा किस फीड पे वो लोग अपने कैटल्स को ढालते हैं, तो वो फीड्स हमारे पास जनरली अवेलेबल नहीं थे। तो उन फीड को हमने अवेलेबल कराया और मैं बहुत ही फक्र से कह सकता हूँ एक कंपनी का नाम लेके जिसकी फीड हमें बहुत फायदा करती है और मैं बहुत खुश हूँ। और उसके साथ मैं अपने काम भी शुरू किया, ये शीतल फीड्स। अच्छा। इनकी फीड से कैटल्स का ना सिर्फ दूध बढ़ता है बल्कि दूध की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत बरकरार रहती है। मेरे कस्टमर कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वो दूध 2-2 बार गर्म करते हैं, उसके बावजूद उसमें दूसरी बार तीसरी बार मलाई आती है। तो फीड अच्छी हम देते हैं। और रही बात की यूरिया रहित फीड होनी चाहिए, जो कि लोग मिलावट भरी फीडें देते हैं और फीड खराब है, पुरानी, ये सब बहुत सारे पैरामीटर उसको जानने के लिए, समझने के लिए, चेक करने के लिए, जिसपे किसान कई बार गलती कर जाता है या चूक जाता है। उसको तो लगता है कि हमने अच्छी फीड ला खिला दी है, लेकिन गाय मेन बताती है कि उसको फीड वो पसंद आएगी नहीं, उसका दूध बताता है, उसका शरीर बताता है। गर्मियों में भी दिक्कत होती है, दूध देने वाली गायों के साथ भी एक दिक्कत, जब वो दूध दे रही थी वो इतना जल्दी शरीर नहीं पकड़ती है, तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा फीड देते रहिए और अच्छे समय पे दीजिए उसको। दूध लगाने के बाद आपने थोड़ा फीड दे दिया, फिर उसके बाद खाने के साथ थोड़ा फीड दिया, तो मतलब उससे क्या कि उसका जो दूध निकलने वाला जो बॉडी बैलेंस है वो सही रहता है। तो मैं जो पूछ रहा था आपसे, जैसे फीड क्या आप मौसम के अनुसार देते हैं या थ्रू आउट द ईयर सेम देते हैं? नहीं, फीड हम गाय के दूध के हिसाब से देते हैं। अच्छा। जैसे कि साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए, जो कि हमारे अच्छे डॉक्टर्स कहते हैं, तो पर 3 लीटर दूध पे हम 1 kg फीड ऑफर करते हैं अपने कैटल्स को। अच्छा। अब जिस कैटल के मान लीजिए अगर किसी का अगर 30 लीटर दूध है तो उसको एक दिन में 10 kg 11 kg तक फीड जाती है। अच्छा। और किसी का 10 लीटर तो उतना फीड नहीं दे सकते उसको ना। जी। वो जितना डाइजेस्ट कर सकती है उसी तो दूध बनाएगी। जी। तो उसी हिसाब से करते हैं। ड्राई मैटर इनटेक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सैलेड डाला गया, यहाँ पे कोई पानी अलग से नहीं डाला गया है। ड्राई मैटर इनटेक, बस जो फीड है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया है, पाउडर फॉर्म में कर दिया गया, उसको भिगोया गया था थोड़ा सा पाउडर करने के लिए। वो मिला के ड्राई मैटर इनटेक हम यूज करते हैं सिस्टम सारा, ताकि गाय एकदम सूखा खाएं और फिर उसके बाद अपने हिसाब से पानी पीती हैं। तो जो आप शीतल का फीड देते हैं वो आपने 10 kg 30 वाली को 10 kg बताया जी। जो साइलेज होता है वो कितना देते हैं? साइलेज मान चलिए एक टाइम में 7 किलो 8 किलो देते हैं हम लोग। 7 किलो 8 किलो। और हर कैटल के हिसाब से, कोई अगर कैटल ज्यादा BCS की है, किसी का ज्यादा बॉडी स्कोर है, कोई बॉडी वेट ज्यादा है, तो मास इंडेक्स के हिसाब से भी होता है कि उसके बॉडी मास के हिसाब से लगभग पर 100 kg पे उसकी बॉडी वेट का 3% के
आसपास उसको फीड दिया जाता है। अच्छा। और जो उसका टोटल बनता है, मान चलिए 25 kg का TMR होना चाहिए उसका, टोटल मिक्स राशन जो है। जी। एक 30 लीटर दूध देने वाली गाय का, तो उसके हिसाब से दिया था। मान लीजिए कोई हमारी जो गाय जब वो पीक पे थी 30 लीटर दूध दे रही थी, तो उसको हम लोग कम से कम 15 kg साइलेज पर डे ऑफर कर रहे थे, प्लस 3 kg भूसा ऑफर कर रहे थे, प्लस मिनरल मिक्सचर हुआ, थोड़ा सा कैल्शियम हुआ। कैल्शियम ये नहीं कि हम कैल्शियम में मार्केट में मिलने वाले वो बड़े बड़े डिब्बों में रखे रहे फैंसी आइटम वाले कैल्शियम, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल कैल्शियम चूने का पानी गुड़ में मिला के पिलाते थे। सस्ता भी पड़ता है, गाय को काम भी करता है। और ऐसा नहीं कि कैल्शियम के लिए अलग से आप कैल्शियम पिलाएंगे, आपके फीड में भी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो भी काफी काम करता है। तो अलग से कोई ऐसा जरूरत नहीं कि आपको कैल्शियम पिलाना ही है, लेकिन फिर भी दुबली हो गई तो कैल्शियम हो गया। और साथ में एनर्जी के लिए इनके ग्लूको बूस्ट वगैरह देते थे, ताकि एनर्जी उनकी मेंटेन रहे पूरा। उसके बावजूद भी मेरे यहाँ गाय बीमार पड़ी है, बहुत बीमार पड़ी हैं, लेकिन हाँ संभली हैं। दूध कम हुआ है, लेकिन कैटल्स हमारे सही सलामत हैं, इस बात की खुशी है। आगे आने वाले टाइम में और सीखेंगे और बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ कि हम अपने कैटल्स को ज़्यादातर साइलेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि भूसे से बहुत कुछ मिलता नहीं, सिर्फ एक फाइबर का रिसोर्स होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। कैटल्स को अपना बॉडी मास बराबर रखने के लिए बहुत सारी न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है, तो उसके लिए हरा चारा बहुत ज़रूरी है। तो हरा चारा हर समय तो यहाँ मिलता नहीं है, नेपियर वगैरह भी है, लेकिन हमारे जो खेत हैं बारिश में पानी भर जाता है, उसके लिए हम लोग नेपियर वगैरह भी वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए साइलेज हम लोग यूज़ करते हैं। और साइलेज ऐसा है, मुझे लगता है कि एक अपने आप में ही बहुत अच्छा राशन है गायों के लिए, जिसमें काफ़ी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं। और एक अच्छा साइलेज जब मिलता है तो गाय उसको अच्छे से खाती भी है और उनके शरीर पे भी लगता है। और पिछली बार जब हम लोगों ने लिया था साइलेज, जब कैटल स्टार्ट हुआ था, हमारा डेयरी फार्म हुआ था एटलीस्ट नवंबर में। नवंबर में 26 नवंबर को मेरे यहाँ कैटल्स आई थी, उस समय हमारा साइलेज आया हुआ था, तो वो लास्ट स्टॉक तक खत्म हो गया था। तो मार्च से लगाए टिल जुलाई तक हमको भी साइलेज नहीं मिला था। तो उससे भी मेरे कैटल्स के बॉडी वेट पे बहुत असर पड़ा, बहुत उनकी शरीर भागी। तो अब हम लोगों ने उसका भी चारा निकाल लिया, सीधे बात करके साइलेज अपने यहाँ प्रोक्योर करा, ताकि यहाँ पे किसान भी जो लेके भी जाते हैं हमसे, तो अपने यहाँ ही सिर्फ साइलेज नहीं मंगाते, हर हफ्ते हमारे साइलेज की गाड़ी आ रही है। और साइलेज सिर्फ हम अपने ही नहीं खिला रहे, बल्कि आसपास में किसानों को भी उपलब्ध करा रहे हैं, थोड़ी सी मार्जिन रखे, ताकि हमारा भी काम ना रुके और उनको भी ज्यादा महंगा ना पड़े, क्योंकि हर समय भूसा खिला के ही पशुओं से आप दूध नहीं निकाल सकते हैं। सही बात है। तो साइलेज भी मिल रहा है, प्लस शीतल फीड जो कि हमको बाहर से मंगानी पड़ती थी, उसका भी काम यहाँ पे चल रहा है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों के पास है, तो सारी चीजें वहाँ से भी इजली प्रोवाइड है। तो एक अच्छा खिला ही नहीं रहे, बल्कि अच्छा लोगों तक पहुँचाने की भी एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है, जो जा रहा है। बहुत सारे किसान हमसे जुड़े हैं, आने वाले टाइम में और जुड़ेंगे। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है, ताकि अपने क्षेत्र में हम फिर से एक बार दूध की जो नदियाँ बहती थी हमारे यहाँ, बिल्कुल उसको बहाने का फिर से एक प्रयास किया गया है। देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। अब हम आते हैं, जैसे शुरुआत में जो आपने पशु लाया था, क्या वो प्रेग्नेंट लेकर के आए थे, या मतलब कि दूध जो दे रही थी वो लेके? नहीं, जब मैं पहले लॉट में लेके आया था पशु, तो उसमें से मैक्सिमम तो मैंने पसंद किया था, वहाँ पे कैटल्स को प्रेग्नेंट थी। अच्छा। लेकिन वहाँ से पसंद करके आने में और मेरे यहाँ पशु पहुँचने में करीब 10 दिन लग गए थे। अच्छा। उस 10 दिन के बीच में 3 से 4 पशुओं ने बच्चे दे भी दिए थे। एक गाय जो हमारी खराब हुई थी, उसने रास्ते में बच्चे दिए, उसके बाद उस ट्रैवल स्टेज से निकल नहीं पाई। बहुत कोशिश किया, लेकिन उसको हम लोग बचा नहीं पाए। लेकिन ठीक है, उसके बाद से अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा। उम्मीद है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब सही रहेगा। तो जैसे दूध अभी आपका टोटल कितना प्रोडक्शन, कितनी मिल्किंग में है, दूध कितना हो रहा है, ये बताएंगे? देखिए, अब हमारी जो साइकिल थी 120 लीटर तक की थी जब स्टार्टिंग में हम कैटल्स लेके आए थे। अच्छा। तो 120-130 लीटर तक का हम लोग प्रोडक्शन मतलब कि मार्केट में बेच रहे थे। तो वही शहर में दे रहे थे, बोतल पैकेजिंग करके हमारे यहाँ सब जाता है सभी कस्टमर्स के यहाँ। ऐसा नहीं कि हम कहीं दुकान पे सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा दूध है तो कस्टमर के पास पहुँचना चाहिए। जितने भी कस्टमर है उनके यहाँ मैक्सिमम बच्चों को पिलाने के लिए अपने यहाँ दूध इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे जा रहा था, तभी क्या गर्मियों में दूध बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। प्लस गर्मी में हम लोग दूध कुछ चूक होने की वजह से बढ़ा नहीं पाए गायों को अपने यहाँ, क्योंकि हीट स्ट्रेस की वजह से गायें बहुत बीमार पड़ रही थी। तो उस समय गाय लाना, गाय को भी परेशानी, प्लस यहाँ पे आके वो बीमार हो तो बाकी जो गाय हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए 2-3 महीने हमने गाय नहीं ली, और जिसका नुकसान हमें ये हुआ कि हमारे यहाँ दूध थोड़ा सा पैदावार कम हो गई। लेकिन उसको अब धीरे धीरे फिर से मैनेज कर लिया गया। जैसे मौसम सही हुआ 2 गाय ले आए, फिर से देख रहे हैं कि लंपी डिजीज वगैरह पंजाब वगैरह में काफी फैला है। अभी 1-1.5 महीने तो कोई प्लान नहीं गाय परचेज करने का, लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी कितना दूध है आपका? मान चलिए नियरिंग एवरेज 100 के आसपास होता है। 100 के आसपास। किस रेट से दूध सेल कर देते हैं? यहाँ पे शहर में हमारे 55-60 ये 2 रेट पे जाते हैं। जैसे मतलब 2 तरह के पैरामीटर्स, जैसे मान ली कोई कस्टमर अगर एडवांस पेमेंट करता है तो उसको 55 में पहुंचाते हैं, और नहीं तो मंथ के लास्ट में करता है तो उसको 60 रुपीज में लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद जैसे दूध कैसे आपने मतलब बेचना शुरू किया था? ये काफी चैलेंजिंग वर्क है। हाँ, चैलेंजिंग वर्क तो बात बिल्कुल सही आपकी है, लेकिन उतना चैलेंजिंग लगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सपर्टाइज ही सेल्स की है। तो सीधे सैंपल लेके चले गए हर कस्टमर के यहाँ, बोतल पैक करवा के प्रोवाइड करा दिया कि मैम सर आप इसको एक बार चेक कीजिए, बताइए हमें, फिर फीडबैक आप दीजिएगा। 1 हफ्ते लगातार हम लोगों ने सिर्फ
दूध बिना किसी कॉस्ट लिए डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों के पास। लोगों को इतना पसंद आएगा कि फिर आज के टाइम में मेरे पास 100-150 लीटर के एडवांस ऑर्डर पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं अभी उनको दे नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कोशिश है कि अगले 2-3 महीने में वो ऑर्डर्स भी फुलफिल कर लिए जाएंगे और आने वाले टाइम में अच्छे किसानों से डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि किसी मीडिएटर से मिलके अच्छे किसानों के यहाँ से दूध की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि अपने यहाँ पूरी गारंटी के साथ हम अपने जो भी कस्टमर्स उनको दूध सप्लाई कर सकें। क्योंकि दूध के लिए भी कस्टमर पैसा देता है, कितनी मेहनत करता है वो पैसा आता है। दूध में भी अगर मिलावट हो तो फिर बेकार है फिर वो काम करना। सही बात है। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, जैसा कि आपने तो कोरोना में जॉब आपकी क्विट कर गई, उसके बाद आप यहाँ पे आए, कोई व्यक्ति अगर उस तरह का आता है जॉब छोड़ के, क्योंकि लेबर तो बहुत सारे हमारे बिहार यूपी से ही जाते हैं बाहर में, तो उस तरह का व्यक्ति आता है तो कैसे डेयरी फार्म करनी चाहिए, थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात कर लेंगे हम। देखिए, पहली चीज तो जानकारी का अभाव ही आपको परेशान कर सकता है, और जानकारी अगर है आपको किसी चीज की तो आप उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जी। और उसके लिए कि आपको सीखना डेली, हम लोग यहाँ पे अभी 1 साल हो गया है, बहुत से ऐसे किसानों से मैं मिलता हूँ जो 30 साल से पशुपालन काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर उनका भी ये कहना है कि वो लोग भी 30 साल सीखने के बाद भी डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी। हम लोग भी डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले आप जानकारी जरूर से ले लीजिए कि उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, पशुओं को जहाँ पे आप रखने की व्यवस्था, वो पुराना जो तरीका होता था कि गाय कीचड़ में खड़ी, इन सबसे बचना पड़ेगा आपको। वो ट्रेडिशनल तरीकों से थोड़ा तो बाहर निकलना पड़ेगा अगर हट के कुछ करना है तो। प्लस जानकारी जरूर से लीजिए। आज के टाइम में मीडिया इतना हाईटेक हो चुका है, यूट्यूब से लेकर हर जगह आप जैसे लोग जानकारी इकट्ठा कराते हैं, तो मैं भी आप लोगों के चैनल्स देख के बहुत सारी जानकारी इकट्ठा किया हूँ। उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। शायद आप लोग के अगर वीडियो ऐसे प्रोवाइडेड नहीं होते तो शायद इतना हम लोग नहीं सीख पाते। जी। तो उसका भी काफी सहयोग रहा है, और जानकारी जरूर लें। शुरू करने से पहले हर तरह की जानकारी ले लें, क्योंकि डेयरी के बड़े बड़े खिलाड़ी भी यही कहते हैं कि इसमें एक स्टार्ट बटन तो है, आप शुरू तो आसानी से कर लोगे, लेकिन इसमें बैक आने का कोई बटन नहीं है। अच्छा, बैक आने का कोई बटन नहीं है। तो आप उससे बचना, तो आप जानकारी लीजिए। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। जी। और ये लोग हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, सभी लोगों ने कभी न कभी कहीं न कहीं काम किया ही है, खासतौर पे वो लोग जो किसी न किसी गाँव से बिलोंग करते हैं। जी। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, बकायदे एक नए तरीके से करना पड़ेगा। तो नए तरीके की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, जानकारी पूरी लीजिए। शेड कैसा होना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, नहीं आप इतना दे सकते हैं फैसिलिटी, तो जहाँ पे दिए हैं 10 गाय की जगह आप एक ही गाय रखिए, लेकिन उस गाय को कोई तकलीफ ना हो, बस इस चीज का ख्याल रखिए, गाय आपको तकलीफ नहीं होने देगी। जी बिल्कुल। चलिए, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद सर।